हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में लंबू मोटू सीरीज़ की कॉमिक लंबू मोटू और जालिम शैतान। लंबू मोटू और जालिम शैतान। इंस्पेक्टर बलवीर के निर्देशन में सक्रिय बाल जासूसी संस्था का एक ट्रेनिंग कैंप विजयनगर में लगा हुआ था। इंस्पेक्टर के आदेशानुसार लंबू मोटू उस कैंप का निरीक्षण कर वापस राजधानी लौट रहे थे। दोनों खुशगवार मूड में थे। उन्होंने भीड़ भाड़ वाली मुख्य सड़क की बजाय शहर में वापस लौटने के लिए हरी भरी फसलों से लहराते खेतों के बीच से गुजरती एक यातायात शून्य सड़क को चुना था। आमतौर पर इस सड़क से वही वाहन गुजरते थे जिन्हें इसी इलाके के किसी फार्म हाउस पर जाना होता था। ये मस्त हवा के झोंके और हरे भरे खेतों से उठती ये भीनी भीनी सुगंध कितनी अच्छी लग रही है मोटू। हाँ यार, दिल करता है यहीं आकर बस जाए और दिन भर इन्हीं खेतों में मौज बनाते रहा करें। प्यारे, लंबी अकल वाले, मतलब की बात सिर्फ मतलब की जगह पर कही जानी चाहिए। फुर्सत के समय में तो बस स्वादिष्ट भोजन और गुदगुदे बिस्तर के बारे में ही बात करनी चाहिए। बस हो गया चालू। तेरे दिमाग से खाने और मौज बनाने की बात कभी नहीं निकल सकती। अरे मूर्ख, कभी कोई मतलब की बात भी मुंह से निकाल दिया कर। अचानक तभी, अरे ये तो अपनी पड़ोसन दुर्गा आंटी हैं। हमारी करोड़पति आंटी आंटी जी की विदेशी मॉडल की कार सुनसान इलाके में टाइम टाइम फिस बोल गई लगती है। ऐसे नाजुक समय में हमें भी एक अच्छे पड़ोसी का कर्तव्य निभाते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देकर इनकी मदद करनी चाहिए। बेशक, इनकी मदद करना तो यूँ भी बहुत ज़रूरी है माय डियर लंबू, क्योंकि पिछले सप्ताह जब हमने अपनी मोटरसाइकिल सर्विस के लिए दी हुई थी, तब एक सुबह जब हमें स्कूल जाने की जल्दी थी, तब इन्होंने अपनी इसी कार में हमें लिफ्ट देकर ठीक समय पर स्कूल पहुँचाया था। आदरणीय आंटी जी को लंबू मोटू का प्रणाम। नमस्ते ओ लंबू मोटू। आंटी, आपके चेहरे की व्यग्रता देखकर हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि इस समय आपको शहर पहुंचने की इतनी जल्दी है कि आपका बस चले तो आप हवा में उड़कर फ़ौरन शहर पहुंच जाएं। ओह सच लंबू मोटू, वाकई मुझे बहुत जल्दी है। यहाँ फार्म हाउस के कर्मचारियों को वेतन देने आई थी, लेकिन इस कमबख्त कार की पता नहीं कौन सी नस ढीली पड़ गई है कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ पर समझ में कुछ नहीं आ रहा। जबकि इधर उधर जबकि उधर घर पर मेरे पति मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि हम दोनों को आज पुलिस कमिश्नर साहब की बेटी की बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है। तो आइए ना, हमारी ये फटफटी यानी कि मोटरसाइकिल हाजिर है। लेकिन मेरे बैठने के बाद तुम्हारे लिए सीट पर जगह ही नहीं, कहाँ बचेगी। मेरी चिंता छोड़िए आंटी, सीट संभाल लीजिए। मेरा क्या, मैं तो लटक कर भी शहर पहुंच जाऊंगा। लटक कर कहाँ, किस पर। लेकिन मोटू ने यह बताने की बजाय कि वह किस पर लटक कर शहर पहुंचने की बात कर रहा है, उन्हें आग्रह पूर्वक लंबू के पीछे बैठने के लिए विवश कर दिया। फिर जब मोटरसाइकिल वहां से रवाना हुई तो दुर्गा आंटी अवाक रह गई। मोटू को देखकर उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। हे ईश्वर, तो तुम ऐसे जाओगे शहर? डर नहीं लगेगा? गिर तो नहीं पड़ोगे? अरे लंबू, तुम बैलेंस तो संभाल लोगे ना ठीक से? कहीं सड़क पर ही तो नहीं पटक दोगे मुझे? और इस प्रकार सारे रास्ते दुर्गा आंटी की हालत खस्ता ही रही। उन्हें चैन तब आया, शांति की गहरी सांस तब ली उन्होंने, जब लंबू ने उन्हें अपनी उनकी कोठी तक पूर्णतः सकुशल पहुंचा दिया। उफ, हे मेरे भगवान, कितना रोमांचक था सफ़र। सारे रास्ते मुझे ऐसा भ्रम रहा कि लंबू ने मोटरसाइकिल अब गिराई कि तब गिराई। लेकिन सच, लाजवाब ड्राइविंग है तुम्हारी और लाजवाब हिम्मत है तुम्हारी, जो बेखौफ होकर इतने खतरनाक ढंग से लटकते हुए सारा रास्ता तय किया। हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं आंटी जी। ऐसे छोटे मोटे अजूबे तो हम आप जैसी प्यारी आंटियों का मनोरंजन करने के लिए यूं ही दिखाते चलते हैं। फिर एकाएक दुर्गा आंटी के चेहरे पर गहरी चिंता और व्यस्तता के भाव प्रकट हो गए। अच्छा, मैं चलती हूँ, वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे मेरी। पहली बहुत लेट पहुँची हूँ। जी बहुत अच्छा। लेकिन अरे क्या हो गया, इसे स्टार्ट ही नहीं हो रही। लगता है आंटी ने जादू कर दिया है। तभी लम्बू मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक ई अंदर कोई गड़बड़ हो गई है। आओ मोटू देखते हैं क्या बात हो गई। अंदर, अरे क्या हुआ है इन्हें, ये क्यों गिर पड़ी हैं? पता नहीं क्या हुआ, शायद बेहोश हो गई। हम चीख की आवाज़ सुनकर इधर आए तो मालकिन बेडरूम से बाहर निकल रही थी, बुरी तरह भयभीत थी। फिर दो कदम चलकर गिर पड़ी। इसका मतलब बेडरूम में ऐसा कुछ मौजूद है जिसे देखकर वह भय से चीखी थी। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ है। बेडरूम में राइटिंग टेबल के आगे लगी कुर्सी सहित दुर्गा आंटी के पति महोदय फर्श पर ढेर हुए पड़े थे। ओह, किसी ने पूरी शक्ति से इनकी पीठ में चाकू घोंप दिया। उसी धक्के से ये कुर्सी सहित फर्श पर लुढ़क गए। दोनों लाश के करीब आए तो पुनः चौंके। अरे, इनकी छाती भी लहूलुहान है।
किसी ने बेरहमी से 5 गोलियां इनके सीने में उतार दी। यानी कि दोहरा मर्डर केस। करेक्ट। एक ने इनके सीने में गोलियां मारी, फिर दूसरा आया, उसने जल्दबाजी में इनकी पीठ में चाकू घोंप दिया। फिर शायद बाद में उसे पता चल गया होगा कि उसका शिकार तो पहले ही मरा पड़ा। और अब उनका पहला कर्तव्य था पुलिस को इस मामले की सूचना देना। इसलिए लंबू ने बेडरूम में ही मौजूद टेलीफोन का रिसीवर रुमाल की मदद से उठाया, ताकि उस पर बने उंगलियों के निशान मिट ना जाए, तथा मोटू बेडरूम का बारीकी से निरीक्षण करने लगा। हेलो इंस्पेक्टर अंकल। हाँ, मैं लंबू बोल रहा हूँ। हमारे पड़ोसी सेठ सूरज प्रकाश डोगरा की हत्या कर दी गई है। जी हाँ, मामला काफ़ी पेचीदा लगता है, आप फ़ौरन आ जाइए। ये क्या है, दुपट्टा? ये सिलवटों से भरा सूती दुपट्टा लहंगा चोली पहनने वाली किसी गरीब लड़की का ही हो सकता है। मगर किसी गरीब लड़की का यहाँ इस बेडरूम में क्या काम? शायद वह यहाँ यहीं की कोई नौकरानी हो। बाहर अब तक कोठी में मौजूद लगभग सभी नौकर चाकर आ चुके थे। तुम में से कोई बता सकता है ये दुपट्टा किसका है? हाँ, दुलारी का। जी हाँ, दुलारी यहाँ है भी नहीं। फ़ौरन दुलारी के बारे में मालूम किया कि पता चला कि दुलारी इस समय अपने क्वार्टर में सो रही है और जगाने से भी नहीं जग रही। जगाने से भी नहीं जागी? अच्छा देखो कहाँ है वो। एक सर्वेंट क्वार्टर में। ओ मोटू, मामला गंभीर है, ये सो नहीं रही। क्या? तो ये किसी विष के प्रभाव में इसकी नब्ज़ डूब रही है, मगर अभी ज़िंदा है और इसे ज़िंदा रखने की कोशिश की जा सकती है। तभी एक एम्बुलेंस तथा अपने पूरे दल बल सहित इंस्पेक्टर अंकल वहाँ पहुँचे। दुलारी को तुरंत एम्बुलेंस में पहुँचाया गया। तभी सेठ जी का ड्राइवर माखन सिंह आ गया, जो कहीं बाहर गया हुआ था। साहब, दुलारी मेरी पत्नी है, इसके साथ मैं भी हॉस्पिटल जाऊँगा। ओह, तुम इसके पति? अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो इसके साथ। फिर पुलिस दल के साथ आए डॉक्टर ने सेठ जी के शव की प्रारंभिक जांच करते हुए बताया, इनका कत्ल लगभग 1.5 घंटे पहले संभवतः सीने में लगी गोलियों के द्वारा हुआ। 1.5 घंटा पहले? फिर दरबान सहित अन्य नौकर चाकरों से पूछा गया, दरबान, तुम बता सकते हो लगभग 1.5 घंटा पहले यहाँ कोई बाहर का आदमी आया था? जी, जी हाँ, रेखा मैडम आई थी। रेखा मैडम? ये कौन है? और सेठ जी से इसका क्या रिश्ता था? रेखा मैडम सेठ जी की पर्सनल सेक्रेटरी थी, और अभी पिछले सप्ताह ही सेठ जी ने रेखा मैडम के स्थान पर उससे भी अधिक खूबसूरत एक दूसरी लड़की को रख लिया था। जिस दिन रेखा मैडम को सेठ जी ने नौकरी से हटाया, उस दिन रेखा मैडम रोती हुई कोठी से बाहर निकली थी। उस दिन के बाद आज लगभग 1.5 पौने 2 घंटे पहले वह सेठ जी से मिलने आई थी। उस समय वो बहुत परेशान और जल्दबाजी में थी। लेकिन 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 क्यों? कितनी देर बाद लौटी थी वो? वो तुरंत ही वापस लौट आई थी, और उस समय तो वो और भी ज़्यादा परेशान और इतनी घबराई हुई थी कि चेहरे का पसीना पहुँचते समय उनका हाथ काँप रहा था। रेखा मैडम? क्या हुआ मैडम जी, इतनी जल्दी लौट आईं? हाँ, दरअसल सेठ जी सो रहे थे, मैंने जगाना उचित नहीं समझा। रेखा मैडम के अतिरिक्त कोई और आया था? जी नहीं। नहीं। रेखा मैडम का पता कौन बता सकता है? वह तो अब सिर्फ सेठ जी के ऑफिस से ही मालूम हो सकता है। सेठ जी के ऑफिस से रेखा मैडम का पता हासिल करने में उन्हें कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। फिर इंस्पेक्टर अंकल से आज्ञा लेकर लम्बू मोटू बाहर आए। हम्म, क्या हुआ इसे जो अब तुरंत चालू हो गई? जादू। अब आ बैठ, जल्दी कर। और इस बार पहले ही किक में मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई, और उनकी मोटरसाइकिल रकाबगंज की ओर उड़ चली, जहाँ कथित रेखा मैडम एक किराए के फ्लैट में रहती थी। और जब वे अपने वांछित मकान के निकट थे, तब बस उस आगे वाले मकान पर रोक देना मोटरसाइकिल। नहीं, इस समय वहाँ एक नौजवान अपनी मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगा रहा है। और जब वह नौजवान उस मकान के अंदर चला गया, तब मकान नंबर यही है, अर्थात हम इस समय रेखा मैडम के मकान पर ही हैं, मकान नंबर 421। फिर दोनों ने निश्चय किया कि वह मकान में रहने वालों को सूचित किए बिना अंदर दाखिल हो जाए। दरवाजे पर पहुंचते ही वो ठिठक गए। वो कमीना शैतान इसी काबिल था। जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है। नहीं भैया नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया। खून के धब्बे छुपते नहीं हैं, ये बात क्यों भूल गए तुम? मुझे सिर्फ वह याद है जो तुमने मुझे बताया था कि उस शैतान ने तुम्हें शादी का लालच देकर कहीं का ना रखा। तुमने शिकायत की तो उसने तुम्हें नौकरी से हटा दिया। लेकिन तुम्हें ये सब बताने का मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम उससे इतना भयानक प्रतिशोध लो। मैंने बहुत जांच पड़ताल के बाद ये कदम उठाया था दीदी। वो सचमुच इसी सज़ा के काबिल था। उसने तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे जैसे ही दर्जनों और भी लड़कियों को धोखा दिया, उन्हें बर्बाद किया है। उसके हाथों धोखा खाने वाली जिन 3 लड़कियों ने उस शैतान को कानून की मदद लेने की धमकी दी, वो लड़कियां आज तक पुलिस तक नहीं पहुंच सकी। वो शहर से ही गायब हो गई, और वर्षों बीत जाने के बाद आज तक उनका पता नहीं। उफ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेरे भैया रोहित, कि सब कुछ ठीक है। वो शैतान था, मगर उसे तुमने अपने हाथों से सज़ा नहीं देनी थी। अब मुझे तुम्हारी चिंता है। आपकी चिंता अपने स्थान पर सर्वथा उचित है।
क्योंकि अब इनकी मुक्ति तभी संभव है जब अदालत में ये साबित हो जाएगा कि जो कुछ इन्होंने किया वही उचित था, अन्यथा कत्ल के जुर्म में इन्हें जेल में लंबी सज़ा काटनी पड़ेगी। तो तुम कौन हो तुम? हम कानून के मामूली संरक्षक लंबू मोटू हैं। और रोहित साहब, अब आप हमारे साथ चल रहे हैं। और फिर वापस सेठ सूरज प्रकाश डोगरा की कोठी पर, जहाँ दुर्गा आंटी को होश आ चुका था, लेकिन अभी उन्होंने इंस्पेक्टर अंकुल को अपना बयान नहीं दिया था। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे पति अच्छे चरित्र के आदमी नहीं थे। भोली भाली मासूम लड़कियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना उनका पुराना शौक था, और मैं जानती थी कि उनके इस खेल का दुखद अंत ही होगा। नीच शैतान! ओह! लेकिन जब लंबू मोटू वहाँ रेखा के भाई रोहित को लेकर पहुंचे तथा उसके बारे में सब कुछ विस्तार सहित बताया, तो दुर्गा आंटी ने स्वीकार किया कि तभी हॉस्पिटल से हवलदार सिंह हवलदार कीर्ति सिंह का टेलीफोन आया, जिसे इंस्पेक्टर अंकल ने दुलारी तथा उसके पति के साथ एम्बुलेंस में भेजा था। साहब, दुलारी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। डॉक्टर की रिपोर्ट है, स्ट्राइचिन नामक घातक विष उसके पेट में एक मिठाई के जरिए पहुंचाया गया। ओ अच्छा, उसका पति अब क्या कर रहा है वहाँ? वो पहले तो खूब रोया था साहब, फिर गुस्से में अनाप शनाप बकने लगा। वो कहता है दुलारी को सेठानी ने बेच दिया है। सेठानी? अर्थात मृतक की पत्नी, मिसेस दुर्गा डोगरे। तुम उसके साथ वहीं रुके रहो कीर्ति सिंह, हम वहीं आ रहे हैं। लम्बू मोटू, एक दुखद समाचार, दुलारी की भी मृत्यु हो गई। ओह! ये समाचार सुनाते समय इंस्पेक्टर अंकल ने यह बात खास तौर पर नोट की कि दुलारी की मृत्यु का समाचार सुनते ही मिसेस दुर्गा डोगरे की आंखों में बिजली की सी चमक पैदा हो गई थी, जिसे उन्होंने तुरंत ही बड़ी कुशलता से छुपा लिया। फिर हॉस्पिटल की ओर रोहित को उन्होंने पुलिस मैनों की सुरक्षा में कोठी पर छोड़ दिया था। केस काफ़ी उलझा हुआ है, मगर उलझनें खुद ब खुद सुलझती चली जा रही हैं। फिर हॉस्पिटल में दुलारी के पति से मुलाकात, जो सेठ जी का पुराना विश्वास पात्र ड्राइवर था। तुम ये किस आधार पर कहते हो कि तुम्हारी पत्नी दुलारी को तुम्हारी मालकिन ने विष दिया है, जबकि इस बात के गवाह हम हैं कि हत्या के समय वह शहर से बाहर थी, शहर से हमारे साथ लौटी थी। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, पर जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। इसका आधार है मेरा शैतान मालिक सूरज प्रकाश डोगरा। उसने दुलारी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। सेठानी को इस बात की खबर लग गई थी, और तुम्हें भी। बेशक। हालांकि वह शैतान सेठानी की गैर मौजूदगी में मुझे किसी न किसी बहाने से कोठी से बाहर भेज देता था, फिर दुलारी को अपने पास बुला लेता था। लेकिन फिर भी मुझे ये बात मालूम हो गई थी, और चूंकि ये सब तुम्हें पसंद नहीं था, इसलिए आज तुमने सेठ जी की पीठ में छुरा घोंप कर उसका काम तमाम कर दिया। नहीं, नहीं मत कहो माखन सिंह, क्योंकि सच यही है, और ये सच तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे सेठ कहते हैं तुम्हारे चाकू से नहीं, बल्कि रेखा मैडम के भाई रोहित द्वारा चलाई गई गोलियों से हुई। और शीघ्र ही माखन सिंह टूट गया। उसने बताया, सेठ जी ने मुझे गैरेज में से अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी लाने के लिए भेजा था, मगर गया नहीं था। दुलारी जब उसके कमरे से बाहर निकली, तो उसके कुछ देर बाद मैं सेठ जी के कमरे में गया। शैतान उस समय राइटिंग टेबल पर था। मैंने समझा शराब के नशे में टुन ऊँग रहा है। मैंने सुनहरा अवसर जानकर चाकू घोंप दिया, पचाक। फ़ौरन वह गिर पड़ा। तब मैंने देखा, आए ये क्या, ये तो पहले ही मरा पड़ा था। किसी ने गोलियों से इसकी छाती छलनी करके रख दी है। और इस प्रकार इंस्पेक्टर अंकल के सेठ सूरज प्रकाश डोगरा के कत्ल के अभियोग में रेखा के भाई रोहित तथा ड्राइवर माखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दूसरे दिन सेठ सूरज प्रकाश डोगरा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। यह हत्या ना तो रिवॉल्वर की गोलियों से हुई है, न चाकू से। तो फिर कैसे हुई है? विष से, स्ट्राइचिन नामक उसी घातक विष के द्वारा जिससे दुलारी की हत्या हुई। तभी हवलदार कीर्ति सिंह अंदर आया और लंबू मोटू से संबोधित हुआ। कल जो मिठाई आपने प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजी थी, ये है उसकी रिपोर्ट। मिठाई? जांच रिपोर्ट? ये लीजिए अंकल, उसी मिठाई में मिला था स्ट्राइचिन नामक वह घातक विष जिसके द्वारा ये हत्याएं हुई हैं। लेकिन वो मिठाई थी कहाँ? सेठ जी के बेडरूम में स्थित उनके पर्सनल फ्रिज में। उसमें मोहन भोग नामक में मिठाई रखी थी, जिसे सेठ जी और दुलारी ने खाया था। और विगत रात सेठानी के निजी कक्ष की हमने तलाशी ली थी। उसमें स्ट्राइचिन नामक विषैले पाउडर की वह शीशियाँ में वहाँ मिल गई थी। ओह! तो क्या सेठानी दुलारी के साथ ही साथ अपने पति की भी हत्या करना चाहती थी? नहीं, अपने पति की हत्या करने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह जानती थी कि सूरज प्रकाश डोगरा को शुगर की बीमारी है। वो मिठाई नहीं खाता, जबकि दुलारी को मिठाई खाने का बेहद शौक था। इसलिए पहले उसने बा बावर्चिन से मोहन भोग बनवाया और उसके कुछ भाग में विष मिलाकर सेठ जी के निजी फ्रिज में रख दिया। मगर कल जब सेठानी के जाने के बाद सेठ जी ने दुलारी को बुलाया, और जब बियर पीने के लिए उसने फ्रिज खोला, तो उसमें रखी मिठाई उसने दुलारी को खाने के लिए दे दी। मगर दुलारी के विशेष आग्रह पर खुद उसने भी वो विषैली मिठाई खा ली। तो इसका मतलब असली हत्यारे दुर्गा डोगरे है? बेशक। और फिर अपने दल बल से इंस्पेक्टर अंकल कोठी पर पहुंच गए। क्षमा कीजिए दुर्गा जी, आपको अपनी नौकरानी दुलारी तथा अपने पति के कत्ल के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, ये झूठ है। मैंने उन्हें नहीं मारा।
हाँ, हम जानते हैं कि आपकी योजना सिर्फ दुलारी को समाप्त करने की थी, जिससे मुलाकात करने के लिए तुम्हारा पति तुम्हें जबरन किसी न किसी काम से बाहर भेज देता था। जैसे कि कल उसने फार्म हाउस के नौकरों को वेतन देने के बहाने तुम्हें घर से बाहर भेज दिया था। मगर कल तुम मजबूर होकर नहीं बल्कि खुश होकर घर से गई थी, क्योंकि तुम्हें मालूम था घर से बाहर जाते ही दुलारी का खेल खत्म हो जाएगा। बाद में तुम फ्रिज में रखी विश्व की मिठाई गायब कर दोगी। लेकिन तुम्हारे ऐसा कुछ करने से पहले ही वो मिठाई हमने ही गायब कर दी थी। ओह नहीं नहीं, ये क्या हो गया मेरे हाथों से। मैंने खुद ही अपने आप को बर्बाद कर डाला। सुबुक सुबुक। समाप्त। लंबू मोटू और हथियारों का स्मगलर। कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। लंबू मोटू ने ये छुट्टियां शिमला में बिताने का प्रोग्राम बना लिया था। वो शिमला जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें एक पत्र मिला। प्रिय लंबू, खुश रहो। मेरे सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है। मेरी जान खतरे में। अगर तुम्हें मुझसे ज़रा सा भी प्यार है तो फ़ौरन यहाँ चले आओ। तुम्हारा चाचा ठाकुर बलराम सिंह। किसका पत्र है? बलराम चाचा का है। लो तुम खुद पढ़ लो। मोटू पत्र पढ़कर बोला, शिमला जाने का प्रोग्राम कैंसिल। हम आज ही बलराम चाचा के पास चलेंगे। उसी दिन रात में सफ़र करके लंबू मोटू कमालपुर पहुंच गए। ठाकुर बलराम सिंह की हवेली चलोगे? चलूँगा, बैठिए। तांगे वाले ने आधे घंटे में हवेली पहुंचा दिया। किससे मिलना है? ठाकुर साहब से। उनसे जाकर कहो लंबू मोटू आए। थोड़ी देर बाद दरबान वापस आया। आओ मेरे साथ। चलो। दरबान उन्हें एक कमरे में पहुंचा दिया। नमस्ते चाचा जी। पता नहीं कौन है ये। नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? कमाल है चाचा जी, खुद ही पत्र भेजकर हमें यहाँ बुलाया और पूछ रहे हैं कि कैसे आना हुआ। पत्र? वो पत्र मैं तो भूल ही गया था कि मैंने तुम लोगों को कोई पत्र लिखा था। क्या लिखा था मैंने? आपने लिखा था कि आपकी जान खतरे में, हम फ़ौरन यहाँ आ जाएं। याद आ गया। वो मेरा वहम था। मुझे लग रहा था कि कोई मुझे मार डालना चाहता है, लेकिन मेरा वहम दूर हो गया। यानी हमारा यहाँ आना बेकार साबित हुआ। अब आ ही गए हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर घूमेंगे फिरेंगे, क्यों चाचा जी, ठीक है ना? मैं 1 महीने के लिए विदेश जा रहा हूँ। नौकर भी सब छुट्टी पर चले जाएंगे। तुम लोग यहाँ अकेले कैसे रह पाओगे? दाल में कुछ काला है। अच्छा चाचा जी, फिर हम चलते हैं। हाँ, जाओ, फिर कभी मौका मिले तो आना। लम्बू मोटू हवेली से बाहर आ गए। तेरे चाचा तो बड़े रूखे आदमी निकले। हम तो इतना लंबा सफ़र तय करके उनके पास पहुँचे और उन्होंने खाने पीने की पूछना तो दूर, बैठने को भी नहीं कहा। वो मेरे चाचा नहीं थे। क्या मतलब? जिस आदमी से मिलकर हम आ रहे हैं उसने मेरे चाचा का हूबहू मेकअप कर रखा है, पर उसके बोलने चालने का ढंग चाचा जी से नहीं मिलता। तब तो हमें वापस चलकर उसकी असलियत का पता लगाना चाहिए। जल्दबाजी ठीक नहीं है, मामला गहरा लगता है। हमें भी गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी। उधर दीना, अभी जो 2 लड़के हवेली से बाहर निकले उनका पीछा करो। ओके बॉस। दीना हवेली से बाहर आकर लम्बू मोटे के पीछे लग गया। हमारा पीछा किया जा रहा है। करने दो, हम उसे ऐसी गोली देंगे जिसे वह ज़िंदगी भर चूसता रहेगा। स्टेशन पहुंचकर लम्बू मोटू ने टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन छूटते ही दीना टॉयलेट में घुस गया। हेलो बॉस, दोनों छोकरे ट्रेन में सवार होकर चले गए। ठीक है, वापस आ जाओ। उधर लम्बू मोटू ने अगले स्टेशन पर उतरकर वापसी के लिए गाड़ी पकड़ी और फिर कमालपुर आ गए। अभी तो काफ़ी रोशनी है, हम कहीं रुक कर रात होने का इंतज़ार करेंगे। ठीक है। रात में। संभल कर मोटू। थोड़ी देर बाद लम्बू भी ऊपर चढ़ गया। अगर हम जल्दबाजी में नीचे कूद जाते तो वो हमें गोलियों से भून डालता। तुम यहीं रुको, मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। मोटू ने गार्ड पर छलांग लगा दी। धड़ाक। नीचे आ जाओ, रास्ता साफ है। लम्बू मोटू नीचे कूद गए। दोनों सावधानी से हवेली में दाखिल हो गए। शिकार आ रहा है मोटू, उसे दबोच लो ताकि कुछ जानकारी हासिल की जा सके। ठीक है। जैसे ही वो मोड़ पर घूमा, मोटू ने उसे दबोच लिया और लम्बू ने उसके हाथ से गन छीन ली। असली ठाकुर बलराम सिंह कहाँ है? इनके मेकअप में कौन है? इस हवेली में कौन सा चक्कर चलाया जा रहा है? फटाफट इन सवालों का जवाब दे, वरना गोलियों से भून डालूंगा। मैं कुछ नहीं जानता। नहीं जानता? जब जान लेना तो हमें बता देना। धड़ाक। कुछ देर मार बर्दाश्त करने के बाद गार्ड टूट पड़ा। ठाकुर बलराम सिंह नीचे तहखाने में कैद है। उनके मेकअप में हथियारों का सबसे बड़ा स्मगलर सांगा है। इस हवेली में पाकिस्तान से आने वाले हथियार रखे जाते हैं, फिर उन्हें यहीं से आतंकवादियों को सप्लाई कर दिया जाता है। हथियार कहाँ रखे जाते हैं? तहखाने का रास्ता किधर से है? हथियार तहखाने में रखे जाते हैं। तहखाने का रास्ता सांगा के कमरे से जाता है। अगले ही पल धड़ाक। अब तू आराम कर, बाकी का काम खुद कर लेंगे। उधर। हेलो पाशा, कल रात को जो हथियार तुमने भेजे वो कम है। आतंकवादी बहुत हथियार मांग रहे हैं, माल और भेजो। ओके सांगा, परसों हथियारों की नई खेप तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। ट्रांसमीटर बंद करके जैसे ही सांगा पलटा, उसकी नज़र लंबू मोटू पर पड़ी। तुम दोनों तो ट्रेन में सवार हो गए थे? हम ट्रेन में सवार ज़रूर हुए थे, लेकिन वापस जाने के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए। तुम्हारी असलियत जाने बिना हम वापस कैसे जा सकते थे? तुम दोनों ने यहाँ वापस आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हारी लाशें भी यहीं से नहीं जाएंगी। रिवॉल्वर निकालने की कोशिश मत करो सांगा। चुपचाप हाथ बाहर निकाल लो, वरना समय से पहले मारे जाओगे। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो?
हमें तहखाने में कैद असली बलराम सिंह के पास ले चलो। सांगा उन्हें लेकर असली ठाकुर बलराम सिंह के पास पहुंचा। तुम लोग आ गए लंबू मोटू। मैं सोच रहा था कहीं कि तुम दोनों इसके मेकअप में धोखा ना खा जाओ। हमें धोखा देना इतना आसान नहीं चाचा जी। इसके बाद मोटू ने ठाकुर साहब को जंजीरों की कैद से आज़ाद कर दिया। चलो सांगा, अब हमें वह हथियार भी दिखा दो जो तुम आतंकवादियों का सप्लाई करते हो। हथियार देखकर वह लोग ऊपर आ गए और सांगा के हाथ पर बांध दिए। मोटू, ट्रांसमीटर पर पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करो। आधे घंटे की कोशिश के बाद मोटू को सफलता मिल गई। हेलो, कमालपुर पुलिस कंट्रोल रूम। मैं ठाकुर बलराम सिंह जी की हवेली से मोटू बोल रहा हूँ। हमने हथियारों के स्मगलर सांगा को पकड़ लिया है। अब फ़ौरन पुलिस फोर्स भेजिए। ओके, हम पुलिस फोर्स भेज रहे हैं। पुलिस फोर्स आ गई थी। सांगा के साथियों ने कुछ देर मुकाबला किया, फिर हथियार डाल दिए। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद इंस्पेक्टर सांगा के कमरे में पहुंचा। सांगा को संभालिए इंस्पेक्टर साहब, और आइए आपको तहखाने में रखे हथियार भी दिखाता हूँ। थोड़ी देर बाद, कमालपुर की पुलिस तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगी लंबू मोटू। तुम्हारे कारण ही सांगा जैसे इंटरनेशनल अपराधी हमने पकड़ा, लाखों के विदेशी हथियार बरामद किए। अगर ये हथियार आतंकवादियों तक पहुंच जाते तो पता नहीं कितने बेगुनाह लोग मारे जाते। इसमें एहसान की क्या बात है इंस्पेक्टर अंकल, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। अब आप भी अपना फ़र्ज़ निभाइए और सीमा पार से आने वाले हथियारों को यहाँ से आगे ना बढ़ने दीजिए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लम्बू मोटू सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।